नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान को सरेंडर करने की धमकी देने वाले ट्रंप ने अब खुद ही सरेंडर कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए ईरान पर हमले रोकने की घोषणा कर दी है और साथ ही ईरान की शर्तों पर बातचीत की मंजूरी भी दे दी है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद ईरान ने भी हमले रोकने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन यह भी साफ किया है कि ये युद्ध का अंत नहीं है। लेकिन जिस तरह ट्रंप ने ईरान की सभी 10 शर्तों पर बातचीत की सहमति जताई है, जबकि इन शर्तों में यूरेनियम संवर्धन भी शामिल है, उसके बाद ट्रंप की काफी किरकिरी हो रही है। वहीं ईरान इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। तेहरान में सड़कों पर जश्न का माहौल है। तो ईरान के आगे सरेंडर को मजबूर हुए ट्रंप। क्या अब पश्चिम एशिया में आएगी शांति? इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान से सीजफायर की घोषणा करते ही फंस गए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। संसद में उठी पद से हटाने की मांग। 50 से ज्यादा सांसदों ने की महाभियोग की अपील। रूस और यूक्रेन जंग में बढ़ी युद्ध विराम की उम्मीद। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मॉस्को भेजा प्रस्ताव। अमेरिका के जरिए की बड़ी अपील। क्यूबा में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरी सैकड़ों महिलाएं। ट्रंप के खिलाफ की नारेबाजी। और चलते चलते में देखेंगे आर्टेमिस 2 की सफलता के बीच चर्चा में आई कल्पना चावला। नासा ने इस मिशन में क्या बदला? इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इराक के बगदाद से अगवा अमेरिकी पत्रकार शेली किटलसन रिहा। कताइब हिजबुल्लाह ने छोड़ने का किया फैसला। कताइब हिजबुल्लाह ने पहले नहीं ली थी जिम्मेदारी। यूएई की $3.5 मिलियन के कर्ज वापसी की मांग से मुश्किल में पाकिस्तान। शहबाज सरकार ने दबाव में जल्द पैसे चुकाने की कही बात। फंड इकट्ठा करने के लिए न्यूयॉर्क स्थित अपने होटल को बेचने की तैयारी। अमेरिका पर मंडराया ईरान समर्थित साइबर खतरा। एफबीआई की चेतावनी। जल ऊर्जा सिस्टम और पीएलसी डिवाइस निशाने पर। बढ़ते तनाव के बीच चीन के दौरे पर ताइवान की विपक्षी नेता चेंग लीबुन। यात्रा को बताया शांति की यात्रा। चीन में संस्थापक पिता के स्मारक पर सुलह का लिया संकल्प। तो आखिरकार 40वें दिन पश्चिम एशिया में शांति बहाली की शुरुआत हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत के आधार पर, जिसमें उन्होंने मुझसे अपील की थी कि मैं आज रात ईरान भेजे जा रहे विनाशकारी बल को रोक लूं और इस शर्त पर कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो। मैं 2 हफ्ते की अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को रोकने पर सहमत हूं। यह एक 2 तरफा युद्ध विराम होगा। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक इस युद्ध विराम के ऐलान पर अपनी सफाई भी पेश की और कहा कि ऐसा करने का कारण यह है कि हमने अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को पहले ही पूरा कर लिया है और उनसे आगे भी निकल गए हैं। साथ ही हम ईरान के साथ मध्य पूर्व में शांति सुनिश्चित करने वाले एक निर्णायक समझौते की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। ईरान से हमें 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिला है और यह बातचीत शुरू करने के लिए व्यवहारिक आधार है। अब जिस तरह ट्रंप ईरान की शर्तों पर बातचीत को मजबूर दिखाई दे रहे हैं, उसे देखते हुए यह सीजफायर ईरान के आगे अमेरिका के सरेंडर के तौर पर देखा जा रहा है। यह युद्ध विराम की घोषणा ऐसे वक्त में की गई है जब ट्रंप की ईरान को हॉर्मुज खोलने की डेडलाइन खत्म ही होने वाली थी और संयुक्त राष्ट्र में भी अमेरिका को झटका लगा था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस और चीन के वीटो के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए ईरान पर दबाव बनाने का प्रस्ताव खारिज हो गया। ऐसे में जब ट्रंप की तरफ से यह घोषणा कर दी गई तो इजरायल ने भी सीजफायर पर सहमति जताई और ईरान ने भी हमले रोकने के आदेश जारी कर दिए। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल IRIB ने सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई का संदेश बताते हुए कहा कि यह युद्ध का अंत नहीं है, लेकिन सभी मिलिट्री यूनिट्स को सर्वोच्च नेता के आदेश का पालन करते हुए गोलीबारी रोक देनी चाहिए। ईरान ने यह भी कहा है कि 2 हफ्तों के लिए हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा, जबकि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे तेहरान की बड़ी जीत बताया है। अब ईरान की उन 10 शर्तों की बात करें जिन पर अमेरिका के साथ बातचीत होगी, तो उसमें आक्रामकता न करना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण जारी रहना, यूरेनियम संवर्धन को स्वीकार करना, सभी प्राथमिक प्रतिबंधों को हटाना, सभी द्वितीयक प्रतिबंधों को हटाना,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों को खत्म करना, IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्तावों को खत्म करना, ईरान को मुआवजे का भुगतान करना, इस क्षेत्र से अमेरिकी लड़ाकू सेनाओं की वापसी और लेबनान के वीर इस्लामी प्रतिरोध यानी इस्लामिक रेजिस्टेंस समेत सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति शामिल है। 10 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों पक्षों की बैठक होगी ताकि इस तनाव को पूरी तरह खत्म किया जा सके। फिलहाल हुए इस सीजफायर में पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका के लिए अमेरिका और ईरान दोनों ने ही शुक्रिया कहा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि चीन भी प्रमुख रूप से मध्यस्थों के साथ मिलकर काम कर रहा था, जिनमें पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र शामिल थे। हालांकि इजरायल ने जरूर पाकिस्तान के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौते में लेबनान को भी शामिल किया जाएगा। इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह युद्ध विराम लेबनान पर लागू नहीं होगा, यानी वहां हमले जारी रहेंगे। वही टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 2 हफ्ते की सीजफायर योजना में ईरान और ओमान दोनों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की इजाजत देना शामिल है। ईरान इस पैसे का इस्तेमाल पुनर्निर्माण के लिए कर सकता है। हालांकि अब युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है, लेकिन क्या यह बरकरार रहेगा, इसे लेकर सवाल बने हुए हैं। खासतौर पर खाड़ी देश अभी भी अलर्ट मोड में है, वहीं ईरान भी पूरी तरह सतर्क है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ट्रंप के इस्तीफे की तेज होती मांग की। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला है, तब से ही उनके एक के बाद एक कई फैसलों को लेकर विवाद देखा गया। उनके खिलाफ अमेरिका में कई प्रदर्शन भी हो चुके हैं। हाल ही में नो किंग्स नाम से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन देखा गया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे और उनकी कई नीतियों का तो विरोध किया ही, साथ ही ईरान के खिलाफ ट्रंप के रवैये पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। हालिया सर्वे भी बता रहे हैं कि किस तरह ट्रंप के फैसलों ने उनकी लोकप्रियता को घटाया है। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक आज अगर अमेरिका में चुनाव हो जाए तो ट्रंप अपनी कुर्सी भी नहीं बचा पाएंगे। खासतौर पर अब जिस तरह उन्होंने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया है, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति के ईरान के खिलाफ जंग को 2 हफ्तों तक रोकने के ऐलान को अमेरिका की जनता उनके सरेंडर के तौर पर ही देख रही है, क्योंकि बार बार ईरान को सरेंडर की धमकी देने वाले ट्रंप अब ईरान की ही शर्तों पर बातचीत को मजबूर हो गए हैं, जिसके बाद वो अपने ही घर में घिर गए हैं। ऐसे में विपक्षी सांसदों को बड़ा मौका हाथ लग गया ट्रंप को घेरने का। डेमोक्रेट नेताओं ने ट्रंप के बयान की तुरंत ही निंदा की और कुछ ने तो उन्हें पद से भी हटाने की मांग तक कर दी। अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने ईरान के खिलाफ लड़ाई के इस अंत को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूर्ण समर्पण बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप सच नहीं बता रहे हैं। अगर ईरान की मांग का कुछ हिस्सा भी मान ले तो डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसे नियंत्रण देने की सहमति दे दी है। यह दुनिया के लिए विनाशकारी स्थिति होगी। वहीं अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य ग्वेन मूरे ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की ही मांग कर दी। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य हैं, उन्हें किसी भी संभव तरीके से पद से हटाया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि रिपब्लिकन सांसद भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर उनकी इस पागलपन भरी नीति को खत्म करें। कांग्रेस सदस्य जोक्विन कास्ट्रो ने भी कहा है कि यह साफ है कि राष्ट्रपति लगातार कमजोर हो रहे हैं और नेतृत्व करने के योग्य नहीं है। वहीं ट्रंप की अपनी पार्टी की बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी के कई नेताओं ने भी उनका साथ तो दिया है, लेकिन यह समर्थन अब वैसा सर्वसम्मत नहीं दिख रहा जैसा उन्हें अक्सर मिलता रहा है। यह विरोध केवल ईरान के सामने सरेंडर को लेकर ही नहीं हो रहा, बल्कि इस जंग के दौरान जिस तरह की धमकियां और जो भाषा ट्रंप ने अपनाई है, उसे लेकर भी अमेरिकी सांसदों ने नाराजगी जताई है। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के पूरी सभ्यता को नष्ट करने जैसी धमकियों को युद्ध अपराध बताया है और कांग्रेस से तत्काल कार्रवाई की अपील भी की है। मेलानी स्टैंसबरी समेत लगभग 50 सांसदों ने अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस से तत्काल सत्र बुलाने और ट्रंप के कैबिनेट से 25वें संशोधन को लागू करने की अपील की है। उनका कहना है कि यह केवल एक राजनीतिक मसला नहीं, बल्कि अमेरिका और दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। आपको बता दें कि अमेरिका के संविधान के 25वें संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति और कैबिनेट का बहुमत राष्ट्रपति को अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ घोषित कर सकता है और उपराष्ट्रपति को अस्थायी राष्ट्रपति का कर्तव्य सौंप सकता है। अगर राष्ट्रपति इस पर विवाद करते हैं तो मामला कांग्रेस के पास जाता है, जो हाउस और सीनेट दोनों में 2/3 बहुमत से सहमति दे सकती है। यानी ट्रंप को ईरान जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, उन्हें अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ सकती है।
बहरहाल अमेरिका की सियासत में अब आगे क्या होता है यह देखना होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो पश्चिम एशिया में युद्ध विराम के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की तरफ से रूस को युद्ध विराम का प्रस्ताव देने की तैयारी कर ली गई है। हालांकि ये केवल एक सीमित अवधि के लिए होगा, ताकि युद्धग्रस्त क्षेत्र में लोग शांतिपूर्वक ईस्टर का त्योहार मना सके। ऐसे में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस को अगले हफ्ते के अंत में मनाए जाने वाले ऑर्थोडॉक्स ईस्टर अवकाश के दौरान एक दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर हमलों को रोकने का प्रस्ताव दे रहा है। यह प्रस्ताव अमेरिका के जरिए दिया गया था, जो मॉस्को और कीव के प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत में मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि रूस के हमले 5वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। दरअसल रूस में ईस्टर, जिसे पास्का कहा जाता है, वो पश्चिमी देशों के मुकाबले अक्सर ही बाद में मनाया जाता है और इसका मुख्य कारण कैलेंडर में फर्क और चर्च की परंपराएं हैं। पश्चिमी चर्च, जिसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट शामिल हैं, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का पालन करते हैं, जबकि रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च अभी भी पुराने जूलियन कैलेंडर के मुताबिक ही त्योहारों की तारीखें तय करता है। और यही वजह है कि जहां तमाम देशों में 5 अप्रैल को ही ईस्टर मना लिया गया, वहीं रूस में यह त्योहार 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। ऐसे में यूक्रेन की पूरी कोशिश है कि इस दौरान हमले रोक दिए जाएं। हालांकि इस प्रस्ताव पर फिलहाल मॉस्को की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन पिछले साल की बात करें तो उस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जरूर ईस्टर पर एक तरफा तरीके से 30 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर इसका उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया था। और इस बार भी जिस तरह यूक्रेन बार बार रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए जा रहा है, ऐसे में सीज फायर पर सहमति मुश्किल नजर आ रही है। खुद जेलेंस्की ने भी कहा है कि उन्हें शक है कि क्रेमलिन 12 अप्रैल की छुट्टी के उनके प्रस्ताव को मंजूर करेगा, क्योंकि रूस मौजूदा वक्त में ईरान युद्ध के कारण तेल की ऊंची कीमतों से फायदे में है। और यही वजह है कि यूक्रेन की तरफ से उसके तेल ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, ताकि उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाई जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में यूक्रेनी ड्रोन ने बाल्टिक सागर में मौजूद प्रमुख तेल निर्यात बंदरगाहों पर निशाना साधा। इन हमलों में रूस के लगभग 20 से 40% तेल निर्यात क्षमता प्रभावित हुई है, जो करीब 10 लाख बैरल प्रतिदिन के बराबर है। इसके बावजूद यूक्रेन रूस के हमलों को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा और ना ही ये जंग खत्म होती दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि क्या ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम के लिए सहमति बनती है, और अब जब ईरान जंग में सीजफायर हो चुका है, तो क्या अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की अपनी कोशिशों को दोबारा तेज करेगा, क्योंकि 4 साल से ज्यादा वक्त से चल रही इस जंग से अब दोनों ही देशों की जनता थक चुकी है। और अब अगली खबर में बात करेंगे क्यूबा की। तो अमेरिका ने बहुत ही आसानी से वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर भी ताबड़तोड़ हमले किए, मगर ईरान ने भी झुकने से साफ इनकार कर दिया और ईरान जंग के बीच ही ट्रंप ने अपना अगला टारगेट भी बता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि क्यूबा वॉशिंगटन का अगला निशाना होगा। ट्रंप के इस रूप ने क्यूबा के लोगों को भड़का दिया और इसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। बीते दिन क्यूबा की राजधानी हवाना में सैकड़ों महिलाओं ने एक बड़ी रैली की, जिसमें उन्होंने अमेरिका की तरफ से लगाए गए ऊर्जा प्रतिबंधों और अन्य उपायों के खिलाफ अपना विरोध जताया। बता दें कि यह रैली खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ आयोजित की गई थी, जिनकी वजह से क्यूबा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ये रैली क्यूबा की सबसे बड़ी महिला संस्था महिला संघ ने आयोजित की थी। ये संस्था सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के काफी करीब मानी जाती है। ये प्रदर्शन संघ के संस्थापक विल्मा एस्पिन की याद में रखा गया था, जो एक क्रांतिकारी और राउल कास्त्रो की पत्नी भी थी। रैली के दौरान महिलाओं ने क्यूबा के झंडे उठाए, ब्लैक डेड हटाओ जैसे नारे लिखे पोस्टर दिखाए और फिदेल कास्त्रो तथा विल्मा एस्पिन की तस्वीरें भी हाथ में लिए महिलाएं नजर आई। रैली में शामिल लोगों ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के जरिए बढ़ाए गए प्रतिबंधों की वजह से क्यूबा को जरूरी ईंधन नहीं मिल पा रहा, जिससे देश के अस्पताल, बस सेवाएं और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। यानी ट्रंप सरकार के फैसलों का असर सीधा क्यूबा की आम जनता पर पड़ रहा है, जिसका क्यूबा की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध किया है। इस रैली का नेतृत्व क्यूबा की उप प्रधानमंत्री इनेस मारिया चैपमैन, उप विदेश मंत्री जोसेफिना विडाल और मारिएला कास्त्रो, जो विल्मा एस्पिन की बेटी हैं, उन्होंने किया। इस दौरान विडाल ने कहा कि ये नीतियां अत्याचार जैसी हैं और इसका भारी असर क्यूबा की जनता पर पड़ा है।
ये एक प्रकार का सामूहिक दंड है जो अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। गौरतलब है कि क्यूबा अपनी जरूरत का करीब 60% ईंधन बाहर से ही लाता है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर ट्रंप की नीतियां नहीं रुकती तो उनके देश का हाल और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध बढ़ता जा रहा है, उसके बाद वो खुद ही मुसीबत में घिरते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्यूबा में आने वाले वक्त में यह क्रांति क्या रूप लेती है। क्या आने वाले वक्त में क्यूबा और अमेरिका में आमने सामने की जंग छिड़ने वाली है? और अब चलते चलते मैं बात करेंगे चांद पर जाने की। तो आज जब पूरी दुनिया नासा के आर्टेमिस 2 मिशन को लेकर बात कर रही है, तो ऐसे में एक नाम फिर गूंज रहा है और वो नाम है कल्पना चावला का। जहां एक तरफ आर्टेमिस मिशन इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ 2003 का वो हादसा हमें आज भी सावधान रहने की चेतावनी देता है। दरअसल कल्पना चावला और उनके 6 साथी 16 फरवरी 2003 को जब धरती पर लौट रहे थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वे कभी घर नहीं लौट पाएंगे। इस तबाही की जड़ में कोई बहुत बड़ी खराबी नहीं, बल्कि सूटकेस के आकार का फोम का एक टुकड़ा था। उड़ान भरते समय यह टुकड़ा शटल के पंख से टकराया और उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया। वैज्ञानिकों को लगा कि यह मामूली बात है, लेकिन जब शटल वापस लौट रहा था, तब 1500 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी उस छेद के अंदर घुस गई और पूरे यान को आग के गोले में बदल दिया। अब आर्टेमिस मिशन आज सिर्फ चांद पर जाने का मिशन नहीं है, बल्कि यह कोलंबिया की उन गलतियों को सुधारने का भी मिशन है। नासा ने अब सब कुछ बदल दिया है और जो बदलाव हुए हैं उनमें सबसे प्रमुख है खतरों से बचने का रास्ता। कोलंबिया में यात्रियों के पास यान से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन आर्टेमिस के ओरियन कैप्सूल के ऊपर एक एस्केप टावर लगा है। अगर लॉन्च के वक्त फोम गिरे या रॉकेट में आग लगे, तो यह टावर मात्र सेकंडों में यात्रियों को सुरक्षित दूर ले जाएगा। इसके अलावा इसमें लोहे जैसा मजबूत कवच भी शामिल है। आर्टेमिस की हीट शील्ड यानी गर्मी रोकने वाली परत को हजारों बार लैब में जलाकर टेस्ट किया गया है, ताकि कोलंबिया जैसी गर्मी उसे छू भी ना सके। इसके बाद बात आती है हवा में मरम्मत की। तो अब लॉन्च के बाद हर एंगल से हाई रेजोल्यूशन फोटो ली जाती है और अगर जरा सा भी डैमेज दिखे तो अंतरिक्ष में ही उसे ठीक करने की तकनीक भी विकसित कर ली गई है। यह मिशन हमें सिखाता है कि विज्ञान सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर खुद को और भी सुरक्षित बनाने का नाम है। आज जब आर्टेमिस का रॉकेट आसमान में जाएगा, तो उसमें पुरानी गलतियों का सबक और नासा की नई सुरक्षा दोनों ही साथ होंगी। तो फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।